नमस्कार। दूरदर्शन त्रिपुरा द्वारा आयोजित हिंदी कार्यक्रम के साहित्यिक कड़ी में आप सबका स्वागत है। जब शब्द तलवार बन जाए, जब क्रांति का स्वर ले आए और कलम राष्ट्र की चेतना को जागरूक करे, तब जन्म लेता है रामधारी सिंह दिनकर जैसे कवि का। आज इस चर्चा में हम बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर के काव्य चेतना और उनके राष्ट्र भावना के बारे में। इस विषय में मार्गदर्शन देने वाले जो विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में मौजूद है वे है डॉक्टर आलोक कुमार पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, डॉक्टर मनोज कुमार मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर त्रिपुरा यूनिवर्सिटी। सर, आप दोनों का इस स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा पहला सवाल मनोज सर से ये है कि रामधारी सिंह दिनकर, जिनको हम राष्ट्रकवि मान सकते हैं, उनका आज के प्रासंगिकता में क्या अर्थ है? देखिए, दिनकर की जो प्रासंगिकता है वह उनकी कविताओं के वजह से है। और दिनकर स्वतंत्रता के स्वाधीनता आंदोलन के समय भी अपना लेखन कर रहे थे और स्वतंत्रता के बाद जो है उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसमें है रश्मिरथी है, कुरुक्षेत्र है, इसके अलावा जो है परशुराम की प्रतिज्ञा है और एक बहुत महत्वपूर्ण उनकी जो पुस्तक है संस्कृति के 4 अध्याय। यदि संपूर्ण लेखन में देखा जाए उनकी कविताओं को लेकर या उनके गद्य को लेकर, तो दिनकर की जो कविताएं हैं वह उसमें राष्ट्र प्रेम का स्वर है। इसके अलावा वो वीर रस की कविताएं हैं, ओजपूर्ण हैं और यही कारण है कि वह भारत के जनमानस से वो कविताएं कनेक्ट करती हैं। और यदि दूसरी बात मैं कहूँ तो उनकी प्रासंगिकता इसलिए आज भी है कि दिनकर की जो परशुराम की जो प्रतिज्ञा है वह कविता जब चीन का आक्रमण हुआ था उस दौरान वह लिखी गई थी, या कह सकते हैं कि वह चीन के आक्रमण के प्रतिरोध में लिखी गई कविता है। आज भी ऐसी स्थितियां हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो दूसरी बात यह है कि उनकी जो बहुत महत्वपूर्ण कविता है उर्वशी, जिसमें प्रेम और अध्यात्म के द्वंद्व को दिखाया गया है। इसके अलावा जो रश्मिरथी है उसमें उन्होंने ऐसे कर्ण जैसे एक महाभारत का जो एक महत्वपूर्ण चरित्र है उसको उन्होंने नायक के रूप में उसको देखा है। तो मुझे लगता है कि ये जितनी भी कविताएं हैं कहीं न कहीं जो है अपने विचारों से आज प्रासंगिक बनी हुई है। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, कुरुक्षेत्र जो दिनकर जी के लिखे हुए हैं उन्होंने इसमें क्या दर्शाया है? देखिए, मूल रूप से दिनकर को हम इसलिए जानते हैं कि वे भयमुक्त होना बताते हैं जी। दिनकर मनुष्य को भयमुक्त कर देते हैं। वे कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं कहते हैं जो जनता के पक्ष में न हो। वे पक्षधर की आवाज है दिनकर, जिस संसद में जनता के साथ साथ चलते हैं, उनके भावनाओं को और जनता के दुख दर्द को ठीक ढंग से अपनी कविताओं में वर्णित करते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह कि दिनकर जिस समय में बोल रहे हैं वह आजादी के बाद का दौर है। आजादी के पहले की कविताएं उनकी है, लेकिन उतनी महत्वपूर्ण ढंग से सामने नहीं आई हैं उनकी कविताएं। तो आजादी के बाद के जो दिनकर हैं वे सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं उसी दौर में आई हैं, आजादी के बाद। वे संसद में खड़े होकर के अपने तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री को चुनौती देते हैं कि यह चीन के साथ जो युद्ध हो रहा है वह केवल आपके पागलपन के कारण हो रहा है, आप उसे रोकिए। भारतीय जनता उसमें मर रही है। युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता है, उसमें जनता मरती है, दोनों देश की जनता मरती है, सामान्य जनता मरती है। वह जनता मरती है जो अपने खाने के लाले पड़े हैं लेकिन फिर भी वो जाके अपनी आजादी की लड़ाई में शामिल हो रही है। अपने देश की स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, राष्ट्र की भावना से प्रेरित जनता शामिल हो रही है। तो कुरुक्षेत्र में बार बार इस बात को वे दिखाते हैं कि कैसे हमें उसमें शामिल नहीं होना है। अपने प्राचीन परंपरा से बहुत गहरे ढंग से वे प्रभावित थे दिनकर, और मानते थे कि जो कुरुक्षेत्र पहले हो चुका है वह फिर न हो। कितने हजार लोग, कितने करोड़ लोग उस कुरुक्षेत्र में मारे गए, तो फिर वह कुरुक्षेत्र न हो
दिनकर की चिंता यह है और दिनकर इसी ढंग से कुरुक्षेत्र जो नाम है, टाइटल है जी, तो ये तो महाभारत से एकदम मैं वही बता रहा हूँ कि परंपरा से प्रभावित है। कुरुक्षेत्र वही जो महाभारत हुआ था, कुरुक्षेत्र नामक एक जगह है जहां लड़ा गया था। आज बताते हैं लोग कि इतने लोगों की उसमें हत्या हुई कि आज भी वहां की मिट्टी लाल है। इतने लोगों का खून उसमें शामिल हुआ, मिल गया है मिट्टी में कि वह मिट्टी लाल हो गई। सर आप तो जान ही रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में किस तरह के पात्र आते हैं, क्या क्या रचनाएं हुई हैं। दिनकर अपनी किसी भी रचना में सामान्य जनता के साथ, कृषक के साथ, उन वंचित व शोषित तबकों के साथ खड़े हैं जिनको 2 समय का खाना नहीं मिल रहा था। आप सबको मालूम ही होगा कि जब भारत आजाद हुआ तब खाने के लाले पड़े थे, तब भारत को अंग्रेजों ने जिस तरह से लूटा था, सारा धन लेकर विदेश चले गए थे। वह भारतेंदु की कविता से ही आ रहा है कि पै धन विदेश चली जाती है अति ख्वारी। उस बात को दिनकर समझ रहे थे और दिनकर अपनी कविताओं में इसको बेबाकी से प्रस्तुत करते हैं और किसी से डरते नहीं हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री को चुनौती दे देते हैं दिनकर। वे दिनकर हैं, वह कवि है जो किसी से भावना को अपने साहित्य में, अपने काव्य में दर्शाया है। एकदम सही बात है कि वो ठीक ढंग से दर्शाते हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि किसान और श्रमिक वर्ग जो है उसके बारे में दिनकर जी ने क्या लिखा है? हाँ, दिनकर की बहुत महत्वपूर्ण कविता है कि श्वानों को मिलता दूध भात, अच्छा, भूखे बालक अकुलाते हैं। तो देखा जाए तो उनकी जो कविताएं हैं उनमें उन्होंने किसान और श्रमिक वर्ग को प्रमुखता से उठाया है जी। इसीलिए कहा जाता है कि दिनकर जो है जन कवि हैं, राष्ट्र कवि हैं। और राष्ट्र कवि वही होगा जिसके भीतर राष्ट्र की चिंता है। यह केवल राष्ट्र की चिंता सीमा तक नहीं जो है, यह राष्ट्र की जनता है मानवीय मूल्यों से निर्मित होती है, जिसमें समत्व का भाव हो, सभी को समान देखा जाए और ऊंच नीच का भावना को दूर करने, सब सारी चीजें जो है वो जाति भेद सबसे जो है परे रहकर रचनाएं करते हैं जो है दिनकर। और दिनकर यह कहते हैं कि जो शोषित है, जो दबा हुआ है, जो बिल्कुल कुचला हुआ है, हमें उसके लिए खड़ा होना चाहिए और हमें उसके पक्ष में जो है एक कवि का यह कर्तव्य है कि हमें उसके पक्ष में जो है हमें खड़ा होना चाहिए और उसको जन तक उसकी बात को अपनी कविता के माध्यम से पहुंचाना चाहिए। सर ठीक कह रहे थे कि मुझे याद आ रही है उनकी एक कविता कि दिनकर की कामना यह है कि किसको तख्त तो ताज मिले, अच्छा, और किसको देवता मानते हैं। तो दिनकर अपनी कविता में कहते हैं कि देवता को मंदिर में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। देवता कहाँ है? तो वे कहते हैं कि खेतों में देवता है। देवता वे सड़क पर मिल जाएंगे आपको, गिट्टी तोड़ते हुए, ईंट पत्थर तोड़ते हुए, वे देवता हैं। फिर बाद में अपनी कविता में कहते हैं कि अब किसका तख्त ताज होगा? तो अब फावड़े का होगा, अब कुल्हाड़ी का होगा, अब उस हथौड़ी का तख्त ताज होगा जो इतने लंबे समय से हाशिए पर पड़ी हुई थी। अच्छा, तो उनकी आवाज बनकर दिनकर उभरते हैं, इसलिए जन जन के कवि हो जाते हैं। सर ने ठीक संकेत किया कि राष्ट्र कवि कौन हो सकता है? जो जनता के बारे में सोचे, राष्ट्र हो। वह केवल कविता मनोरंजन के लिए नहीं कर रहे हैं। केवल मनोरंजन कवि का कर्तव्य नहीं होना चाहिए, यह पहले हम जान चुके हैं। हिंदी कविता या भारत की किसी भी भाषा की कविता यह पहले से ही निर्धारित करती आ रही है कि कविता का मतलब केवल मनोरंजन करना नहीं है। कविता का मतलब क्या है? समाज को दर्शाना, जनता को राह दिखाना, सही राह दिखाना। प्रेमचंद ने कहा ना कि साहित्य क्या है? साहित्य राजनीति के आगे चलती हुई मशाल लेकर चलने वाला जो है वह साहित्य है। साहित्य के उद्देश्य में वो कहते हैं प्रेमचंद। तो दिनकर की कविता जब हम पढ़ते हैं तो साहित्य का वह रूप जो प्रेमचंद ने निर्धारित किया है वह हमें दिनकर की कविता में दिखाई पड़ता है कि साहित्य राजनीति को भी दिशा दिखाती है। तो वह साहित्य है, वह दिनकर का साहित्य है। इसीलिए दिनकर राष्ट्र कवि हैं। सर ने ठीक संकेत, जैसे कि सर ने कहा है कि राष्ट्र कवि है, तो उनके लेखन में राष्ट्र की भावना, क्या आप अगर 2-3 उदाहरण दे सके? जैसे देखिए कुरुक्षेत्र ही उनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। और कुरुक्षेत्र जैसा कि आलोक जी अभी उस पर चर्चा कर लिए हैं, उसमें एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहता हूँ
कि कुरुक्षेत्र जो है वो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, अब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, हम सभी को मालूम है कि जापान की उसमें क्या हालत हुई थी, जो उसके दो जो समृद्ध शहर थे नागासाकी और हिरोशिमा जैसे, वो जो बर्बाद हो गए थे। तो कहीं न कहीं कुरुक्षेत्र की रचना के पीछे वह भी एक प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। और उससे पहले हमारे यहाँ यह महाभारत में हम लोग पढ़ते हैं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिनों तक हुआ और उसमें जो है कितनी हजारों लोग मारे गए। उससे किसी युद्ध, दिनकर यह बताते हैं कि युद्ध से किसी का भला नहीं हुआ है, और युद्ध हमेशा वह विनाश लेकर आता है, और उसमें वह जो विनाश होता है वह मानवता का विनाश होता है, संस्कृति का विनाश होता है। तो इसको इस रूप में मुझे लग रहा है कि एक देखा जा सकता है। यह सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि स्वतंत्रता के बाद दिनकर जी के कविताओं में मोहभंग कैसे व्यक्त होता है? इसे समझना ये होगा कि दिनकर कौन थे। हाँ। सिमरिया ग्राम में, सिमरिया ग्राम कहाँ है? बिहार के एक छोटे से इलाके से आने वाले दिनकर। अच्छा। अंग्रेजी राज में बहुत कम पैसे पर काम करने वाले दिनकर, अंग्रेजों द्वारा बार बार सताए जाने वाले दिनकर, देश प्रेम से संबंधित कोई भी कविता लिख दे या कोई भी लेटर लिख दे तो तुरंत उनके ऊपर चार्ज बैठाने वाली सत्ता जो उनको दबाई हुई है, तो उनके मन में और उनके जैसे हजार लोगों के मन में यह आकांक्षा थी कि जब भारत आजाद होगा तो क्या होगा? अपना स्वराज होगा, स्वतंत्रता सब मिलेगा, कुछ अपना होगा। जी। तो बार बार कविता में कहते हैं ना लोग कि वो दिन भी हम देखेंगे जब अपना राज होगा, तक तो ताज अपना होगा। तो वह आकांक्षा है, इच्छा है, सब वह सबकी इच्छा है। उस इच्छा के प्रतिनिधि कवि हैं दिनकर। और दिनकर जब आते हैं और देखते हैं कि वह जो उनके मन में पल रही इच्छा थी वह पूरी नहीं होती है, तब वे कहते हैं कि आपके सामने जो दिख रहा है ईश्वर सदृश मनुष्य, वह अपने बंद कमरे में रावण तुल्य हो जाता है। वह पूरी नहीं होती है आकांक्षा। सामान्य जनता जिस आकांक्षा के साथ उस लड़ाई में शामिल हुई थी, माताएं बहनें जो अपने गहने तक दे दी। क्रांतिकारी जब गए झोली फैलाकर मांगने के लिए कि हम जा रहे हैं भारत को आजाद कराने, आप हमें सहयोग करिए, हमारे पास कोई वित्तीय संकट आ गया, हमारे पास कोई वित्त की सुविधा नहीं है, तो माताओं बहनों ने अपने गहने तक दे दिए दान में। वह आकांक्षा जो पल रही थी वह पूरी नहीं हुई। दिनकर उसी को अपनी कविता में व्यक्त करते हैं। आप देखेंगे कि स्वाधीनता के बाद दो तरह का आंदोलन चला। कविता में एक नई कविता आती है, कहानी में भी एक नई कहानी आंदोलन आता है, और दोनों में सबसे ज्यादा मोहभंग की बात होती है। वह कौन सा मोहभंग है? जो आजादी के पहले लगा हुआ था मोह की, अंग्रेज है तो ये गलत काम हो रहा है, हमारा शासन आएगा तो नहीं होगा। लेकिन बाद में कहा गया, इतिहासकारों ने भी लिखा कि केवल सत्ता बदली थी, रंग बदला था, पूरी कार्य पद्धति वही रह गई। जो व्हाइट मैन थे वह इंडियन हो गए, बाकी कैरेक्टर नहीं बदला। अच्छा। उसकी चिंता थी दिनकर को। इसलिए दिनकर कह रहे हैं बार बार अपनी कविता में कि जो हम चाह रहे थे जिस तरफ। सर, मैं आप एक के बात से कहना चाहती हूँ कि उनके वो क्रांतिकारी कवि भी माने जाते हैं दिनकर। ये भी आप थोड़ा बताइए। कवि तो जन्मजात क्रांतिकारी होता है। उसकी कविता में जितनी क्रांतिकारिता है, उतना प्रेम है, उतना वात्सल्य है, उतना ही तमाम तरह के भाव मौजूद होते हैं। हाँ। दिनकर में भी उसी तरह के भाव मौजूद हैं। उर्वशी तो कहिए कि परंपरा से जो चली आ रही बात है, वेद में उर्वशी और पुरुरवा का प्रसंग मिलता है, और उस प्रसंग को लेकर दिनकर ने जो काव्य रच दिया वह प्रतिमान रच दिया। यह अलग बात है, कुछ लोग उसके पक्ष में है, कुछ लोग उसके विपक्ष में है। तब से अब तक वो विवाद चलता आ रहा है, लेकिन वो काव्य है, जीवन के उत्स का काव्य है। जहां पुरुरवा कहता है कि उनसे उर्वशी से कहता है कि मर्तमानों के विजय का तुर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। क्या कह रहा है कि अपने समय का सूर्य है वो। भारतीयता के आह्वान का प्रतीक है, भारतीय स्वाधीनता का, भारतीय परंपरा का, भारतीय चिंतन का, भारतीय दर्शन का। रामधारी सिंह अपने पूरे टोटलिटी में भारतीय समाज को भी व्यक्त करते हैं कि भारतीय समाज कैसा है, कितना बेहतर समाज है, आज किस स्थिति में पहुंच गया है। उसकी चिंता, उसे ठीक करने की चिंता,
चूंकि वे ठीक नहीं कर सकते, कविता कुछ उतना काम नहीं कर सकती है। कविता केवल क्या करती है, आपके भीतर एक प्रेरणा प्रदान करती है कि आप इस तरह से जीवन को देखें, आप इस तरह समझें। तो इसलिए रामधारी सिंह दिनकर अपनी कविताओं के माध्यम से जनता को पुकारते हैं, आह्वान करते हैं कि आप आइए हमारे साथ इस कार्यक्रम में, इस कार्य में हमारा सहयोग करे, ताकि भारत अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, जो उसका अतीत था उस अतीत को प्राप्त करे। वही कहानी पूरी वर्णित है जिसकी चर्चा सर ने की, संस्कृति के 4 अध्याय, उसमें पूरे विस्तार से वर्णन है। उसी पुस्तक पर उनको पुरस्कार भी मिला है, उर्वशी पर और संस्कृति के 4 अध्याय, दोनों पुस्तकों पर उनको, एक पर साहित्य अकादमी मिला है, एक पर उनको भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला है जी, पद्म भूषण का उनको पुरस्कार मिला। इतने बेहतर कवि आज के समय में जब युवा उन्हें पढ़ेंगे तो पाएंगे कि कैसा कवि हमारे यहाँ था। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ बहुत प्रेरणा स्रोत कवि हैं। सर से मैं आपके और आना चाहूंगी फिर से, तो उनके टाइम के किसी और कवि के बारे में अगर हमें आप साझा करें तो। देखिए, उस समय तो बहुत लोग लिख रहे थे, लेकिन उन्हीं के समानांतर जो है नागार्जुन भी लिख रहे थे। हाँ। निराला का भी लेखन है, और नागार्जुन भी जन कवि कहे जाते हैं। उन्होंने भी अपने कविताओं में जो है जनता की बात उठाई है जो है, और ये प्रमुखता से है, ये जनता की जो बात है ये प्रमुखता से उनके कविताओं में उपस्थित है जो है। छोटी छोटी जो जनमानस की जो चिंताएं हैं उसको उन्होंने अपनी कविताओं में अभिव्यक्त किया। जैसे अकाल और उसके बाद जो इनकी बहुत महत्वपूर्ण कविता है, देखने में यह कविता लगती बिल्कुल सपाट लगती है, लेकिन बहुत इसमें अंतरंग जो है भाव इसमें छुपे हुए हैं जी। कि अकाल आता है तो अकाल के समय कैसी स्थिति हो जाती है, फिर उसके बाद अकाल जब चला जाता है तो एक आशा की किरण जगती है। तो यह कह सकते हैं कि निराशा और आशा की यह कविता कही जा सकती है। इसके अलावा उनकी दूसरी भी कविताएं हैं जिसमें उन्होंने तत्कालीन जो कह सकते हैं कि सरकार थी जो है, और जो जनता की आकांक्षाओं पे खरी नहीं उतर रही थी उसकी भी आलोचना करते हैं। और इतना ही नहीं, वो तो इमरजेंसी के भी खिलाफ में नागार्जुन अपनी कविता करते हैं जी। और यह बात बहुत महत्वपूर्ण है दिनकर के भी समय में, कि दिनकर के संदर्भ में, कि दिनकर ने अंग्रेज जब स्वाधीनता संग्राम चल रहा था तो उस समय वह सब रजिस्ट्रार के पद पर थे बिहार में। अच्छा। और अंग्रेजों के साथ काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कविताएं लिखी है जी। जब देश आज़ाद हुआ तो वह भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने और 2 बार राज्यसभा सांसद भी रहे, लेकिन उन्होंने जो सरकार की जो खामियां थी, जो जनता की जो आकांक्षाएं थी वो पूरा नहीं कर पा रही थी, उसकी भी खरी जो है बात उन्होंने अपनी कविता में रखी है। और जनता के उनके लिए सर्वोपरि जनता है, जनता का दुख दर्द वह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जी। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि लोकतंत्र की आत्मा को दिनकर जी ने किस तरीके से दर्शाया है अपनी कविताओं में? देखिए, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, प्रजातंत्र कहिए, जनतंत्र कहिए, उसमें लोक की भागीदारी, जन की भागीदारी जरूरी है। उसी के लिए बना हुआ तंत्र है। जनतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, तीनों एक ही तरह की चीजें हैं। तो जन की आवाज को उस सत्ता तक पहुंचाने वाले रामधारी सिंह दिनकर जी। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह मानी जाती है कि लोकतंत्र में एक विपक्ष की आवाज रहना जरूरी है जी। कि हमारे जो भी कार्य हैं उससे कोई एकदम पारखी निगाह से देखे और बिना डरे मुझसे कह पाए। हाँ। तब हम अपने आप में करेक्शन कर सकते हैं, हमसे जो भी गलतियां हो रही हैं उसे हम ठीक कर सकते हैं। तो जनतंत्र की सबसे बड़ी बुनियादी शर्त है। कबीर इसीलिए कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी बधाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीर उस जमाने से कह रहे हैं। तो दिनकर अपनी रचना में इस बात का बार बार ख्याल रखते हैं कि हमारे समाज में जो भी चीजें चल रही हैं उसे ठीक ढंग से तभी किया जा सकता है जब वो सही जगह पर प्रस्तुत हो। इसीलिए वे संसद में जिस सत्ता के तरफ से जाते हैं उसी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, और तत्कालीन सत्ता इसे पसंद भी करती है। ऐसा नहीं है
कि उन्हें एक आवाज उठा लेने पर कहीं उन्हें एकदम खत्म कर दिया गया। ऐसा नहीं हुआ। तत्कालीन सत्ता ने उनकी आवाज को बार बार प्रोत्साहित किया। यही कारण है कि वे एक बार सांसद नहीं रहे, 2 बार सांसद रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए, सर ने जैसा बताया। हाँ। तो कुलपति बनाए गए तो एक ही साल में छोड़ के चले गए, लेकिन फिर वहां उस तत्कालीन सत्ता ने उनको एक हिंदी के काम के लिए रखा, एक पद सुनिश्चित किया और उसके लिए रखा, और आजन्म उसके बाद से अंतिम समय तक वे उसी तरह से जनता की आवाज बने रहे। तो लोकतंत्र के लिए जिस बात की सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि आपकी कमियों को बताया जाए कि ये सारी चीजें अच्छी तो हो रही है, लेकिन ये कुछ त्रुटियां हैं जिसे आप सुधार ले तो ठीक होगा। जनता की आवाज तंत्र तक पहुंचाने का काम दिनकर कर रहे थे, अपनी कविताओं के माध्यम से कर रहे थे, अपने भाषण के माध्यम से कर रहे थे। वह बहुत महत्वपूर्ण है कि दिनकर के संसद में दिए गए भाषणों का कलेक्शन किया जाए। अच्छा। यह बेहद जरूरी चीज है, और उसमें देखा जाए कि दिनकर किन किन मुद्दों पर बोल रहे थे, वे हिंदी का विकास किन शर्तों पर चाहते थे, भारतीय भाषाओं का विकास किन शर्तों पर चाहते थे। उनके लिए केवल हिंदी का विकास किसी मतलब का नहीं है जब तक सभी भारतीय भाषाओं का विकास नहीं हो जाता है। दिनकर इस तरह के कवि थे। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लोकतंत्र या फिर राष्ट्रीय चेतना के अलावा उनके कविताओं में क्या विशेषताएं थे? देखा जाए तो उनकी कविताएं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि वीर रस से भरी हुई है। यही कारण है कि कहीं भी आंदोलन वगैरह में उनकी कविताएं बड़े तत्परता से, या कह सकते हैं कि बड़े ओजपूर्ण भाव से जो है पढ़ी जाती हैं जो है। दूसरी बात यह मुझे लगती है कि उनके कविताओं के संदर्भ में कि उन्होंने जो है ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से समकालीन समस्याओं को रेखांकित किया है। जैसा कि कुरुक्षेत्र हो या रश्मिरथी में जिस समस्या, ये एक काव्य संग्रह है रश्मिरथी। हाँ, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? काव्य संग्रह है। उर्वशी है। उर्वशी तो बहुत महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है, जैसा कि आलोक जी भी बता रहे थे कि उस पर पुरस्कार भी मिला था। तो वो सब ऐतिहासिक पात्र हैं, पौराणिक पात्र हैं, और उन पात्रों के माध्यम से जो हमारी समकालीन जो समस्याएं हैं जो है समाज की, देश की, उनको उन्होंने रेखांकित करने का काम किया है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी उसी समय के जो दूसरे कवि थे, जैसे कि निराला जी हैं, फिर सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, उन लोगों के जो लेखन है वो किस प्रकार थे? एकदम आपने ठीक संकेत किया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी, या उस समय के अन्य कवि जो हैं, अन्य कवि जो है, पहले सर ने बताया कि निराला, नागार्जुन, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, तमाम सारे लोग जो अपने भारत की ऐतिहासिकता को समझ रहे थे। तो क्या ऐसा कारण हो गया कि सभी लोग लगे अपने अतीत की प्रशंसा करने? इस बात को समझने की जरूरत है। तो अंग्रेज बार बार अपने लेखन में यह साबित करने का प्रयास कर रहे थे कि भारत जो बेहतर था वो प्राचीन काल में था, आज भारत कुछ नहीं है। वो बताने के लिए कि अब हम आए हैं तो आपको सुधारेंगे, आपको बताएंगे, वही अच्छा होगा। आपको याद होगा कि एल बाशम की एक किताब है, द वंडरफुल दैट वाज इंडिया। दैट वाज इंडिया, दैट वाज इंडिया। ये नहीं कह रहा है कि दैट इज इंडिया। वाज। एल बाशम बहुत चर्चित लेखक रहे हैं, भारत की प्रशंसा की, लेकिन प्राचीन भारत की। तब इन कवियों को जरूरत महसूस हुई कि हम अपने भारत को बताएं कि तब से चला आ रहा है, जो भारत की संस्कृति चली आ रही है, जो भारत की परंपरा चली आ रही है, वह आज भी अक्षुण्ण रूप में विद्यमान है। उसे देखने के लिए आपको दृष्टि विकसित करनी है। ये लोग भारत की प्रशंसा क्यों कर रहे थे? उन्हीं लेखकों को जवाब देने के लिए, बार बार उन्हीं लेखकों को जो भारत को एकदम दोयम दर्जे का मान रहे थे। एक विदेशी लेखक आया, उसने कहा कि, उसके लेखक ने कहा, लेखन के लिए आया था यहाँ, तो बहुत चर्चित लेखक है, तो यहाँ आया और संस्कृत के तमाम सारे ग्रंथों का अध्ययन किया, उसके बाद से अपने कक्षाओं में बताता था। तो उसके एक विद्यार्थी ने कहा कि सर आप वहाँ गए हैं तो मुझे भी एक बार भारत ले चलिए। उसने मना कर दिया, कहा कि नहीं नहीं, भारत की मैं जो प्रशंसा करता हूँ वो पुराना भारत है, अभी जाओगे भारत सब सपेरों का देश हो गया है, अब कुछ नहीं है भारत। तो उन लोगों को जवाब दे रहे थे ये सारे कवि, ये सारे चिंतक,
बार बार अपने लेखन में जो भारत की प्रशंसा हो रही है वो क्यों हो रही है? इसी दौर में आके आप देखेंगे कि आधुनिक काल में आकर के भारत के पक्ष में ज्यादा चिंतन होने लगा, क्योंकि दूसरी सत्ता आपको बार बार इग्नोर कर रही है, आपको डिमोरलाइज कर रही है। उनको जवाब देने के लिए ये लोग अपनी कविताओं में बार बार भारत की प्रशंसा कर रहे हैं। जैसे सर ने बताया कि निराला की एक कविता है, निराला की एक कविता है भिक्षुक। कहते हैं कि वह आता है लकुटिया टेक। कैसे? लकुटी टेकते हुए आ रहा है, दोनों पेट और पीठ दोनों मिलकर हैं, कितना दुबला हो गया है। अपने भारत की उस तस्वीर को दिखा रहे हैं कि खाना नहीं मिल रहा है तो जनता कैसे हो गई है। वही बार बार फिर दिनकर की कविता में आप पाएंगे कि दिनकर जब कहते हैं कि स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक कुलाते हैं। क्या त्रासदी है कि एक जगह दो तरह के लोग हैं, कंट्रास्ट जिसे हम कहते हैं कि एक जगह कुत्ते को दूध मिल रहा है, वस्त्र मिल रहा है, और जब वहीं दूसरी जगह जो लोग हैं, मनुष्य है, उनको खाने के लिए अन्न नहीं मिल रहा है। ऐसे भारत की तस्वीर न हो, उनकी चिंता मुख्य यह थी कि सबको अन्न मिले। बार बार उनकी कविता, किसी भी कविता को उठाइए, उसमें बार बार इस बात की, रश्मि रथी जो लिखा उन्होंने, कहा गया कि कर्ण पर सबसे पहला काव्य लिखा गया, वही रश्मि रथी, कर्ण जैसे चरित्र पर पहला काम उन्होंने किया कि जो पात्र कभी चर्चा में नहीं आया, उसको केंद्र में रखकर कभी काव्य नहीं लिखा गया, वह काम किया रामधारी सिंह दिनकर ने। रामधारी सिंह दिनकर बार बार अपने लेखन से चुनौती देते हैं भारतीय समाज को कि आप उनके ढंग से सोचिए। तो मैंने बताया कि उनके पीछे का जो संघर्ष है, वह संघर्ष उनको प्रेरणा देता है इस तरह का कार्य करने के लिए। तो इसलिए रामधारी सिंह दिनकर तब भी प्रासंगिक थे कि उनकी संस्कृति के 4 अध्याय नामक पुस्तक की प्रीफेस तत्कालीन प्रधानमंत्री ने लिखी, तब भी प्रासंगिक थे। और आज भी प्रासंगिक है कि उसी किताब का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है और उसकी प्रीफेस, उस किताब की प्रीफेस आज के वर्तमान प्रधानमंत्री को लिखना है, ऐसा प्रस्तावित है। देखिए कितने उसमें सफलता मिल पाती है। सर की बात से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। राष्ट्रवाद और मानवतावाद, इन दोनों में दिनकर जी ने कैसे संबंध दिखाया है? देखिए, दोनों का नाबिनाल संबंध है, राष्ट्रवाद और मानवतावाद का। किसी भी राष्ट्र की कल्पना जो मानवता के बगैर नहीं हो सकती है। और कोई भी मानवतावाद जिसको हम कहते हैं, जो आजकल जैसा कि दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद की जो अवधारणा दी थी, जो है मानवतावाद में हम सभी मनुष्यों की बात करते हैं, न उसमें कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न छोटी जात का है न बड़ी जात का, सारे मनुष्य समान है। जो है मानवतावाद यही है, जो है कि उसमें मनुष्य सबसे पहले है, बाकी चीज़ें वो गौड़ है, लेकिन सबसे पहले में मनुष्य की चिंता उसमें होती है। तो जो राष्ट्रवादी कवि होगा, या कह सकते हैं कि जिसको अपने राष्ट्र से प्रेम है, स्वाभाविक रूप से है कि उसमें जो है मनुष्य की परिकल्पना होगी और उसमें मानवतावाद की गूंज जरूर सुनाई देगी। जो है तो दिनकर का जो संपूर्ण काव्य है, उसमें मुझे दोनों चीजें दिखती हैं। इसके अलावा जो मानवीय मूल्य हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, उनकी भी उसमें उपस्थिति है। ये सारे जो महत्वपूर्ण जो विचार हैं इस तरह के, वह दिनकर के काव्य में जो परिलक्षित होते हैं, काव्य ही क्यों, उनके गद्य में भी ये चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। जैसा कि अभी संस्कृति के 4 अध्याय की आलोक जी चर्चा कर रहे थे, तो संस्कृति के 4 अध्याय में उन्होंने जो है उसको 4 अध्याय करने के पीछे उनका कारण यह है कि यहाँ पे ये जो भारत की जो संस्कृति आज जो बनी हुई है, जो आज दिख रही है, वह इसके बनने में जो है मतलब ये बहुत प्राचीन संस्कृति है। और इसमें वो 4 अध्याय की जो बात कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले वह दिखाते हैं कि जो है आर्य और द्रविड़ की बात करते हैं कि 2 संस्कृतियां आई जो है, फिर उसके बाद जो बौद्ध और जैनों का आया, फिर उसके बाद फिर मुसलमानों का है, मुस्लिमों का है, फिर उसके बाद जो है तत्कालीन जो अंग्रेज, डच वगैरह, पुर्तगाली वगैरह आए जो है। ये सारी जो है सारी संस्कृतियाँ मिलकर समन्वित होकर
जिसको हम कहते हैं ना कि भारत जो है, भारत की संस्कृति विविध रंगी होते हुए भी एक है, हाँ। तो यही और उन सभी में जो है यह जो मुख्य चिंता है मनुष्य की है जो है, और कोई भी संस्कृति तभी जीवित रहती है जब उसमें जो है मानवता को पहले रखा गया है। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि नई पीढ़ी के लिए दिनकर जी के सबसे बड़ी साहित्यिक विरासत क्या हो सकते हैं? दिनकर की साहित्यिक विरासत कई लेयर में है। आप जहां से, दिनकर तो ऐसे हैं कि जैसे वो एक गुलदस्ता है, आप जहां से भी उठाएंगे वहीं सुगंध पाएंगे, अलग ढंग का सुगंध पाएंगे जी। और उनमें अलग अलग तरह के रस के छींटे हैं, कहीं वीरता के हैं, कहीं उत्साह के हैं, कहीं आपको प्रेरणा देने की बातें हैं, कहीं आप प्रेम की बातें पढ़ेंगे, कहीं आप वात्सल्य की बातें पढ़ सकते हैं, कहीं राजनेताओं को चेतावनी देते हुए लिख देते हैं अपने काव्य में कि आप संभलिए। तो दिनकर आज की जनता की जरूरत है। दिनकर कोई उस समय के कवि नहीं रह गए हैं। जब जब सत्ता आती है, जैसे एक सर चर्चा कर रहे थे कि कोई भी सत्ता, कोई भी शासन सत्ता जब अपने लक्ष्य से भटक जाए तब दिनकर कहते हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप लक्ष्य से न भटके। बार बार इस बात को दिनकर कहते हैं। दिनकर, उसमें एक सबसे अच्छी कविता एक है उनकी, वीर नामक कविता है। वीर नामक कविता में वो कहते हैं, जनता को कैसे प्रेरित करते हैं। कहते हैं कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते हैं। सुरमा कौन है? वह महान आदमी है, वह वीर आदमी है जो विचलित नहीं होता है। विपत्ति तो सब पर आनी ही है, मनुष्य है तो विपत्ति आनी है, लेकिन विपत्ति में आपको कैसे व्यवहार करना है यह दिनकर अपनी कविता में कहते हैं। दिनकर बताते हैं, उसी कविता में बताते हैं कि मनुष्य का स्वभाव कैसा है। जैसे मेहंदी की पत्ती ऊपर से देखने में हरी लगती है और उसके भीतर लालिमा होती है। मनुष्य वैसा है, ऊपर से देखने से चाहे जैसा हो, भीतर कोमलता उसके विद्यमान है। वो कहते हैं कि जब मनुष्य अपना लक्ष्य निर्धारित कर ले तो उसे पूरा होना ही है। खमठोक ठेलता है जब नर पत्थर पानी बन जाता है। हाँ, एकदम संघर्ष की बात करते हैं, बार बार वो लड़ने की बात करते हैं कि हमें लड़ना चाहिए, अपनी परिस्थितियों से जूझना चाहिए। स्वयं दिनकर का जीवन संघर्ष करते हुए बीता है। उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है, बेटियां कई हैं, और अपनी डायरी में उन्होंने ये सब लिखा है, अपना निजी जीवन लिखा है। तो निजी जीवन दिनकर का जो है वो बड़ा कठिन रहा है। और उसका प्रभाव किसी भी रचनाकार के रचना में उसके जीवन का प्रभाव परिलक्षित होता है। आप किसी भी रचनाकार को उसकी रचना को समझने के लिए उसके जीवन को समझना जरूरी होता है, उसकी संस्कृति को, उसकी भाषा को, उसके रहन सहन को। जब आप समझ जाएंगे तो कविता अपने आप समझ में आ जाएगी। हाँ सर, धन्यवाद सर, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और राष्ट्रकवि दिनकर के बारे में हमें बहुत कुछ साझा किया। तो दूरदर्शन त्रिपुरा के ओर से हम आगे भी साहित्यिक कार्यक्रम को लेकर आपके सामने साझा होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।